हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास 12th की पोएम करेंगे जिसका नाम है माय मदर एट 66 और ये किसने लिखी है? कमला दास ने। जैसे कि कमला दास हमारी इस पोएम की पोएट है, तो सबसे पहले हम अपने पोएट के बारे में थोड़ा जानेंगे। और जो कमला दास का जन्म है वो कब हुआ था? 1934 में उनका जन्म हुआ था। और उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ 2009 में उनकी डेथ हुई थी। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? मालाबार, केरला में उनका जन्म हुआ था। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। और जो कमला दास थी, यहाँ पे जो फॉरमोस्ट है, फॉरमोस्ट का मतलब क्या है कि बेस्ट। जो कमला दास थी वो इंडिया की बेस्ट पोइट्स में से एक थी। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड देयर इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और जो उनका वर्क था वो किस पे बेस होते थे? उनके जो वर्क थे वो किस किस चीज़ के लिए माने जाते थे, किस चीज़ के लिए फेमस थे? जो उनके वर्क्स थे वो ओरिजिनलिटी पे होते थे, वर्सटैलिटी पे होते थे और इंडिजिनियस फ्लेवर होता था उनमें। मतलब कि यहाँ पे जो वर्सटैलिटी है, वर्सटैलिटी का मतलब क्या है? वर्सटैलिटी का मतलब होता है कि जो उनके वर्क थे वो डिफरेंट टॉपिक्स पे होते थे। अलग अलग टॉपिक्स पे वो अपने वर्क्स लिखती थी और जो एक अलग सा फ्लेवर था, मतलब कि एक अलग सी अट्रैक्ट करते थे उनके जो वर्क्स थे वो लोगों को पढ़ने के लिए। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kuti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories Padmavati the Harlot and other stories 1922, in addition to 5 books of poetry. अब कमला दास जी ने बहुत सारी नॉवेल्स भी लिखी थी और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी। और वो इंग्लिश राइटर ही नहीं, एक मलयालम राइटर भी थी जो मलयालम भी लिखती थी। और जब वो मलयालम लिखती थी तो उनका नाम क्या था? माधवी कुटी। तो उनका पेन नेम क्या है? माधवी कुटी। और यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्क्स दिए गए हैं, देखिए क्या क्या नाम है उनका। अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो कि 1977 में लिखा गया था, और एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था जिसका नाम क्या था? पद्मावती द हार्लेट। और स्टोरीज भी लिखी थी उसमें। क्या नाम, कब लिखी थी वो? 1992 में। उन्होंने 5 बुक्स लिखी थी, किस पे? पोएट्री पे। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। वो एक ऐसी राइटर थी जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे लिखा करती थी। ह्यूमन रिलेशनशिप आपको पता ही होंगे, जैसे कि हमारे बीच रिश्ते होते हैं, माँ बेटी, बाप बेटे, इन सब रिलेशनशिप के बारे में वो लिखती थी। यहाँ पे जो लिरिकल इडियम दिया हुआ है, इससे क्या मतलब है? जो इडियम है वो एक आर्टिस्ट का स्टाइल है, और जो लिरिकल है कि वो किस मैनर में, किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से उन इमोशंस को अपने वर्क में एक्सप्रेस करती थी। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारी जो ये पोएम है वो है माय मदर एट 66। ये एक एग्जाम्पल है किसका? उनकी वर्क का, कि वो लिरिकल इडियम्स में अपने वर्क लिखा करती थी और इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। ये एक माँ बेटी के रिलेशनशिप पे पोएम लिखी गई है। अब देखिए, बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट What our elderly parents expect from us? अब क्या बताया जा रहा है कि जो हम पहले बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, ये प्रोसेस एक नेचुरली है। मतलब कि जो इस दुनिया में आया है उसे बूढ़ा होना ही है। और क्या कह रहे हैं कि आपने कभी सोचा है जो एल्डरली हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो चलिए अब हम अपनी पोएम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी पोएम में क्या है। हम अपनी पोएम का फर्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। देखें क्या लिखा हुआ है।
ड्राइविंग from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. अब जो पोएट हैं वो क्या बता रही हैं कि लास्ट फ्राइडे को वो उन्होंने टाइम मेंशन किया है कि मतलब कि जब अब वो पोएम लिख रही हैं उससे पिछले हफ्ते वो अपने पेरेंट्स के घर गई थी, और अब वो कब का टाइम बता रही हैं जब उनके पेरेंट्स के घर से वो वापस आ रही हैं, कहाँ जाने के लिए, कोचीन जाने के लिए। तो वो बता रही हैं कि उनकी मम्मी भी उनके साथ में बैठी हुई है गाड़ी में। जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं तो वो क्या कह रही हैं कि मैंने अपनी मम्मी को देखा, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। और अब क्या बता रही हैं, यहाँ पे जो डोज है, यहाँ पे डोज का मतलब क्या है कि स्लीप। जो उनकी मम्मी है वो सो चुकी हैं, और उनका जब वो सो रही हैं तो उनके फेस का वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रही हैं कि जो जब वो सो रही हैं तो उनका फेस खुला हुआ है, और उनका फेस कैसे है, एशन। एशन मतलब क्या होता है कि पेल। पेल का मतलब क्या है कि जब किसी चीज पे शाइन ना रहे, वो बिल्कुल डार्क येलो हो जाता है ना, ब्राउन हो जाता है, उसको बोलते हैं। जैसे तो आप फोटो में देख रहे हो ना, जब एज हो जाती है तो बुजुर्गों की जो स्किन होती है उस पर रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जो ग्लो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। वो उस फेस को देख रही हैं और किससे कंपेयर कर रही हैं कि वो कैसे है, बिल्कुल कॉर्प्स की तरह। कॉर्प्स क्या होता है, कॉर्प्स बोलते हैं डेड बॉडी को। जो उनका फेस है वो किससे कंपेयर कर रही हैं, जैसे तो एक डेड बॉडी का फेस हो, और ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। That she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the married children spilling out of their homes. अब जो पोइट है ये सब चीज सोच ही रही होती है कि फिर वो क्या करती हैं, एकदम से गाड़ी की विंडो से बाहर की तरफ देखती हैं, और जब वो बाहर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं कि जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जब उनकी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, तो इस चीज को कंपेयर कर रही हैं। और ये जो बच्चे हैं, मैरी चिल्ड्रन, जो कि बहुत इंजॉयमेंट के साथ अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, वो इस सिचुएशन में अपनी मदर की और उस बच्चों को कंपेयर कर रही है कि जो उनकी मदर की एज है वो एज आ चुकी हैं कि अब वो कभी भी मर सकती हैं, और जो ट्रीज हैं, जो यंग ट्रीज हैं, जो बच्चे हैं जिनमें इंजॉयमेंट भरा हुआ है, अभी वो पूरे इंजॉयमेंट के साथ खेल रहे हैं। उनकी एज और उनकी मम्मी की एज में कितना डिफरेंस है, वो इस चीज को कंपेयर कर रही हैं यहाँ पे। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn pale as a late winter's moon, and felt that old. और जैसे ही ये सब चीजें वो देखती हुई जा रही हैं रास्ते में, और वो चीजों को कंपेयर करती हुई जा रही हैं कि एक साइड उनकी मम्मी की एज है और दूसरी साइड वो एज है जहाँ बहुत सारी इंजॉयमेंट है और भी उनकी लाइफ की स्टार्टिंग है, बट उनकी मम्मा की एज उस जगह पे है कि अब उनकी लाइफ एंड होने वाली है। अब जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, सिक्योरिटी चेक के बाद थोड़ी ही दूर पे वो खड़ी होके फिर से अपनी मम्मा को देखती हैं। ये आप फोटो में देख रहे हो ना, ये है पोएट और ये है उनकी मदर। ओके, तो थोड़ी सी दूर खड़ा होके फिर से वो अपनी मम्मा को देखती हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I looked again at her, worn pale as a late winter's moon, and felt that old. अब यहाँ पे जो वैन है, यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, कलरलेस, कि जो उनके फेस को फिर से वो देख रही हैं और उनका फेस कैसा है, कलरलेस है, पेल है। अब क्योंकि उनकी एज किस में है, ओल्ड एज में है वो, और उनके फेस पे ना ही खुशी है ना ही वो चमक है,
खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि अब उनकी बेटी भी उन्हें छोड़ के जा रही है, तो उनके फेस पे वो सैडनेस भी है, वो दुखी भी है, और उनकी एज की वजह से उनका फेस बिल्कुल पेल हो चुका है। और उनके फेस को पोएट किससे कंपेयर कर रही है? एक लेट विंटर्स मून को, मून के साथ उनका कंपेयर कर रही है। यहाँ पे जो विंटर्स मून है ये किसका सिंबल होता है? सैडनेस का, क्योंकि विंटर में मून बहुत कम दिखता है। तो उस अपनी मम्मा का फेस अब उन्होंने किससे कंपेयर किया? सैडनेस से। पहले उन्होंने किससे कंपेयर किया था? एक डेड बॉडी से। अब किससे किया? विंटर के मून से। Felt that all familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. और पोइट क्या बता रही हैं कि फिर से जो उनका बचपन में डर होता था उनसे, उनकी मम्मी से अलग होने का, वही फियर एकदम से आ जाता, लेकिन वो अपने उस डर को छुपाकर, अपनी मम्मा को ना दिखाकर क्या बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा। वो ऐसा क्यों बोलती हैं कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा? वो ऐसा इसलिए बोलती हैं क्योंकि वो जो अपना डर है, वो जो अपना दुख है, वो छुपाना चाह रही है। उनके मन में एक होप है कि शायद वो अपनी मम्मा से दोबारा मिले, और वो होप वो अपनी मम्मी को भी दिखाना चाह रही है, और उनकी मम्मी के मन में भी वो होप एक टाइम के लिए जगाना चाह रही है कि वो सैड ना हो कि उनकी बेटी जा रही है, कि उनके मन में भी एक होप रहे कि वो दोबारा मिलेंगे। और ऐसा बोलकर वो हंसते हंसते वो ऐसा बोलती है और हंसती रहती हैं। तो ये हमने अपनी पूरी पोयम पढ़ी, जिसमें कि हमारी पोइट ने बताया कि वो अपनी मम्मा के घर से वापस आ रही हैं कोचीन जाने के लिए लास्ट फ्राइडे को, और वो टाइम कब का है? मॉर्निंग का। उन्होंने अपनी मम्मा के साथ बैठकर क्या क्या देखा, उन्होंने उस एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब किया है कि उनकी मम्मा का फेस देखकर उन्हें दुख हो रहा है, और अपनी मम्मी की फेस को वो एक डेड बॉडी से कंपेयर कर रही हैं, और दोबारा विंटर के मून से उन्होंने कंपेयर किया है। उन्हें उनकी उस कंडीशन को देखकर बहुत दुख हो रहा है इस पूरी पोएम में। तो अब हम अपनी पूरी पोएम के पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे कि इस पोएम में पोएट ने क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं। तो जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है वो क्या है? सिमिली। सिमिली क्या होता है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग। और यहाँ पे सिमिली कहाँ पे यूज किया गया है कि देखिए, डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब यहाँ पे जो ये लाइक वर्ड यूज हुआ है, इससे पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे कौन सा डिवाइस है? सिमिली। क्योंकि जब भी सिमिली का यूज करते हैं तो दो वर्ड्स का हम यूज करते हैं, एक लाइक और एक एज। तो यहाँ पे पहले हमने क्या देखा कि लाइक यूज हुआ है, और आगे क्या है देखिए, वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब उन्होंने दोबारा जो उनकी मम्मा है उनका फेस किससे कंपेयर किया था? विंटर मून से। और यहाँ पे कौन सा वर्ड दिख रहा है हमें? जैसे कि हमने ऊपर लाइक देखा, अब यहाँ पे क्या है? एज। तो कौन सा है पोएटिक डिवाइस? सिमिली। ओके, ये था हमारा पहला पोएटिक डिवाइस सिमिली। इसमें सेकंड कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? देखिए, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन is a type of figurative language where non-human are given human characters। और ये कहाँ दिख रहा है कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है कि जिसमें एक नॉन ह्यूमन थिंग है और उसमें एक जो ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज करते हैं वो दिखाई जा रही हो, इसलिए उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना आपकी, लुक्ड आउट एट यंग
ट्री स्प्रिंटिंग। यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो कैसे हो रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, जैसे तो वो रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। तो रनिंग कौन करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन ट्री तो एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं सकते, वो इस चीज को कंपेयर कर रही है। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन। तो हमारा पहला पोएटिक डिवाइस क्या था? सिमिली। सेकंड क्या था? पर्सोनिफिकेशन। अब जो हमारा थर्ड पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा है? रिपीटिशन। कौन सा है? रिपीटिशन। अब ये रिपीटिशन कहाँ यूज हुआ है हमारे इस पोएम में? देखिए लास्ट लाइन में ऑथर ने आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। रिपीटिशन क्यों यूज करते हैं हम? जब एक, पहले तो देखेंगे हम रिपीटिशन होता है क्या। जब हम एक वर्ड को रिपीट करते रहते हैं उसको बोलते हैं रिपीटिशन। हम क्यों यूज करते हैं रिपीटिशन? हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें उस चीज पे स्ट्रेस डालना होता है, उस मोमेंट पे हमें दिखाना होता है कि वो एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है। तो जब यहाँ पे पोएट अपनी मम्मी को बाय बाय कह रही हैं और बाय बाय कहते हुए उनके मन में एक वो होप है दोबारा से मिलने की, इसीलिए यहाँ पे ये वाला पोएटिक डिवाइस उन्होंने यूज किया है। और अब हमारी पूरी पोएम में टोटल कितने पोएटिक डिवाइस हैं? 3। पहला क्या है? सिमिली। सेकंड क्या है? पर्सोनिफिकेशन। थर्ड क्या है? रिपीटिशन। हमारी पूरी पोएम में नो राइमिंग स्कीम है। हमारी पूरी पोएम में राइम स्कीम नहीं है, ये एक फ्री वर्स में लिखी गई है। ओके। और 3 पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो ये थी हमारी पोएम जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसमें एक लड़की है, एक डॉटर है जो अपनी मम्मा की एज को देखकर बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस कर रही है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रही है, उनसे अलग होने का दर्द। उनसे वो होप, उनके मन में होप तो है कि वो दोबारा मिलेंगे, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो दोबारा मिलेंगे या नहीं, क्योंकि अब उनकी जो एज है, क्योंकि अब उनकी जो एज है वो ओल्ड एज है, अब वो कभी भी मर सकती हैं। उन्हें उस चीज का कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता है कि वो उनसे दोबारा मिल भी पाएंगी या नहीं। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रही। थैंक यू सो मच।